हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रास क्लासेस। इस चैनल पर हम आपको 11th 12th फिजिक्स और मैथ्स दोनों का जो है सिलेबस बोर्ड और एंट्रेंस का डिस्कस करेंगे। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो वेक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं इस पर। अभी हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के साथ। देखो, आप सभी जानते हो कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जो है ना दो क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है, स्केलर और वेक्टर्स। एक तीसरी और क्वांटिटी होती है जिसे हम टेंसर बोलते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर सिर्फ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर एक वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन होती है। यहां तक सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वेक्टर्स में होता क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो वेक्टर कब होगी, उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। यानी उस क्वांटिटी का आपका क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पहली स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इट हैज ए स्पेसिफाइड इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। दूसरी बात है, इट ओबेज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करती है ये? इट ओबेज मैंने पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दिया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब तीसरी चीज जो है ना, इसी के साथ जो आपका क्या आएगी, एंड इट्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कैसा होना चाहिए? एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाएगी उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, इट ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इन एडिशन जो है ना क्या होना चाहिए इसका, कि इसका एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमें वेक्टर के बारे में पता लग गया कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है। अब हम जरा इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली देखा गया है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जो है ना एरो लगाते हैं, वो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, आइदर दिस और दिस। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वेक्टर का, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मैग्नीट्यूड को लिखेंगे आइदर बाय ए अल्फाबेट और मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब देखिए, इस वेक्टर को हम एक एरो जो मार्क किया हुआ है इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो ही चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, ये इसकी टेल कहलाएगी और ये इसका हेड कहलाता है। यहां से और यहां तक का जो है उसको मैग्नीट्यूड और ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें उसका ये जो है ना पॉइंट पीछे वाला क्या कहलाएगा, टेल, और ये वाला हेड कहलाएगा। इसके आगे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि भाई कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो जनरली टाइप्स ऑफ वेक्टर में काफी तरीके के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको
कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में बताएंगे जो बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले जो आपका आएगा वो जीरो और नल वेक्टर होता है। जीरो और, मैं यहीं पर ऐसे लिख देता हूं इसको, नल वेक्टर। अब जीरो और नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में आपने पता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो जीरो वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है ही। मैग्नीट्यूड क्या है उसका? जीरो। और डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है उसकी, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। यानी जीरो वेक्टर में आपका टेल और हेड क्या करते हैं? आपके कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे देखिए, अब ये हेड और टेल है, अब इसको हम यहां से लेकर के धीरे 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 ऐसे ले जाएंगे और ये हेड और टेल मिल गई, तो ये बन गया। ये आपका जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब ये हेड और टेल मिल गए आपके, ये देखो हेड और टेल मिल गए, तो ये पोजीशन बन गई। अब इस पोजीशन को न तो आप क्या डायरेक्शन देंगे, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वेक्टर है वो आपका है यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, मैग्नीट्यूड यूनिटी। इट हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है इसकी। इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। किसके काम आता है? डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? वेक्टर की डायरेक्शन। अब वेक्टर की डायरेक्शन दो तरीके से दी जाती है। जब हम ग्राफिकल मेथड में वेक्टर का एडिशन देखते हैं तो वहां पर एंगल जो है ना डायरेक्शन बताता है, और जब हम मैग्नीट्यूड और इस फॉर्म में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन किससे दी जाएगी, तो वहां यूनिट वेक्टर काम आता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है इसकी। देखो, अगर मान लीजिए ए कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये मॉड ए मैग्नीट्यूड हो गया, देन इट्स यूनिट वेक्टर किसका? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसको, वो होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से साफ पता लगता है कि अगर इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू ए कैप, या इसको और लिख सकते हैं ए कैप, वेक्टर को कितना लिख सकते हैं? ए के ऊपर कैप लगा दिया आपने। थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं कि ये कैप लग गई। वेक्टर के बारे में पता लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी। तो यूनिट वेक्टर जो है ना डायरेक्शन देने के काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। अब हम आगे चलते हैं। जो और इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है आपका थर्ड नंबर पर आता है आपका नेगेटिव वेक्टर। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका? मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट इट हैज अपोजिट डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। इट हैज अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर ए है,
ये वेक्टर ए है, तो ये माइनस ए वेक्टर कहलाएगा, यानी नेगेटिव वेक्टर को माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर है, ये इसका नेगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। अब एक कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको समझ लेना है बेटा कि अपोजिट वेक्टर में जो है ना, वो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है, नॉट इक्वल। आपको समझ में आ रहा है ये अच्छे से। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी, डायरेक्शन अपोजिट होती है। मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर ये है, तो एक दूसरा वेक्टर ये ए है, ये बी है, तो यहां पर ए और बी अपोजिट वेक्टर्स हैं। ये कैसे वेक्टर हैं, ये अपोजिट वेक्टर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट डिफरेंट हो गया जो है ना। अब बात आती है, देखो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या है, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर्स हो गए। तो नो नीड टू राइट दैट, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव और अपोजिट का फर्क आ गया, ऐसे इक्वल वेक्टर्स का समझ में आ गया आपका। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि जो डिफरेंस नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर में, वही इक्वल और पैरेलल वेक्टर्स में। पैरेलल वेक्टर्स में जो है ना, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, डायरेक्शन सेम होती है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो आपका आता है को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो, सेम इनिशियल पॉइंट। अब सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो कैसे, देखिए इस तरीके से, ये एक ही इनिशियल पॉइंट है इनका, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट आएगा जो है ना, कोटर्मिनस। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस में क्या होता है, जो एक जगह पर टर्मिनेट कर रहे हो, यानी ये कोटर्मिनस हो जाए, एक जगह पर टर्मिनेट कर रहा है। क्लियर। इन वेक्टर्स की क्यों जरूरत पड़ती है वो समझ लीजिए। जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता लोगों के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखिए इसके लिए जरूरी है कि वेक्टर या तो को इनिशियल होने चाहिए या को टर्मिनस होने चाहिए। ये को इनिशियल है तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया। ये को टर्मिनस है तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया।
देखिए ये आपका बहुत सही है, ये आपका सही है और ये आपका सही है। अब लेकिन मान लीजिए आपका ये है और अगर ये कहा जाए कि ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है तो ये गलत है, ये रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि जब इस तरीके की पोजीशन होती है तो हम वेक्टर्स को क्या या तो कोइनिशियल बना लेते हैं या कोटर्मिनस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल है। देखिए ये एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ये है थीटा एंगल मान लीजिए। तो इसको थोड़ा आगे आगे ऐसे डॉट 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 ले जाइए। अब ये और ये इसकी डायरेक्शन तो यही हो जाएगी ना, तो ये और ये कितना एंगल आ जाएगा? अब ये पाई माइनस थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ए और बी वेक्टर थे हमारे, ये यहां पर इसको लिख देते हैं ए और बी, इनके बीच में थीटा एंगल ना होकर के क्या है? पाई माइनस थीटा एंगल है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि कोइनिशियल और कोटर्मिनस वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। हमने बेसिक सी कुछ चीजें ली हैं, अब इससे आगे जो है ना हम वेक्टर्स को आप बढ़ाते हैं। जब आपको इतना पता लग गया तो कैसे बढ़ाएंगे, तो देखते हैं हम वेक्टर में अब क्या करेंगे। अब हम एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। ये बहुत जरूरी है आपका। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है बेटा। मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है ए, और एक मान लीजिए आपके पास ये है वेक्टर बी सी। इसका कुछ मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 यूनिट्स है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 15 यूनिट्स है बी का। ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बड़ा होगा। तो ये बी वेक्टर हो गया। अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे? अब हमारा प्रश्न क्या है? वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, ए में बी को ऐड करना है, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्केल चूज करते हैं, प्रॉपर स्केल लेते हैं। अब प्रॉपर स्केल के लिए क्या लेंगे? जो इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं 10 और 15, इनका एचसीएफ ले लेते हैं। अब यहाँ पर 10 और 15 है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। तो सबसे पहले एक स्केल चूज करेंगे। स्केल क्या ले लिया? जो भी एचसीएफ आएगा इन मैग्नीट्यूड्स का, दो से ज्यादा वेक्टर थे सबका एचसीएफ ले लेते हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक एचसीएफ होता है। तो आप स्केल चूज कैसे करेंगे? यहां पर जैसे मान लीजिए इनका एचसीएफ 5 है, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू आप ले लीजिए 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 ब्लॉक ऑफ द ग्राफ पेपर, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। तो आपने ले लिया 5 यूनिट्स इक्वल टू 1 इंच, ले लिया, ठीक है। अब हम यहां पर दूसरी चीज ये देखेंगे कि वेक्टर ए तो जो है ना आपको देख रहा है कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब इसी पोजीशन को हम ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि ये वेक्टर भी यहां से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ये बहुत जरूरी है। सारे एंगल्स हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही देखेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या लेते हैं? दूसरा स्टेप लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 10 था, तो हमने 2 इंच इस तरीके से ले लिया वेक्टर ए। अब इसके आगे डॉट 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 लाइन कर दी हमने। अब क्या करना है कि वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल रखनी है, लेकिन उतने एंगल पर ही जो वेक्टर बी कहां से बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से। तो मान लीजिए ये है आपका से 1 2 और थोड़ा ऊपर निकल जाइए, यहां पर 3।
ये एंगल थीटा एंगल है जो वेक्टर बी बना रहा था। अब बी की पोजीशन पता लग गई। अब क्या करेंगे हम कि बेसिक सी बात है कि अब हमारे पास ए की टेल और बी के हेड को ज्वाइन कराना है, और इस तरीके से ज्वाइन कराना है कि हेड हेड के साथ रहे और टेल टेल के साथ रहे। देखिए, ये हेड हो गया और ये टेल। इसका कुछ नामकरण कर दीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो। ओ, यहाँ पर पी, और ये आपने क्यू लिख दिया। तो अब ओ क्यू जो है वो आपका ओ क्यू क्या बताएगा आपका, ये जो है ना ए प्लस बी बताएगा। ओ क्यू क्या बताएगा आपका, ये ए प्लस बी बताएगा। अब कैसे देखेंगे, तो देखो बेटा, ओ से क्यू तक आपने लेंथ को मेजर कर लिया। लेट ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स इंच, अगर आपने इंच माना था तो अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि आपने ए प्लस बी फाइंड आउट कर रहा है, वो हो जाएगा आपका 5x। इतना हो जाएगा, इतने यूनिट्स। डायरेक्शन की बात आएगी तो ये देखो, ये डायरेक्शन निकाल लेंगे आप, सिंपल सी है। इसको अल्फा मान लीजिए। डायरेक्शन किससे दी जाएगी, डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन में लिखेंगे एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर विद वेक्टर ए। ये आपका डायरेक्शन हो गया मैग्नीट्यूड के लो। अब ये तो दो वेक्टर का था और एक इसमें से हॉरिजेंटल था। मान लीजिए वेक्टर कुछ इस तरीके के हैं आपके। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि ये एग्जांपल ही चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। एग्जांपल 2 कि अब क्या लिखते हैं, मान लीजिए आपका पहला ही वेक्टर ये ले लिया हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ले लिया आपने 15 यूनिट से, कुछ भी मर्जी है, हमारी चॉइस है। दूसरा वेक्टर आपने ये ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली आपने, इसकी थोड़ी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं से 10 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अब आपका प्रश्न तो वही है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन मार्क के लिख दिया, इसका मतलब ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। देखो सेम, इसका भी ऐसी है, 5 यूनिट्स आया, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों में से कोई भी हॉरिजेंटल नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो, पहले देखेंगे ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से। तो ये मान लीजिए θ1 है, ये θ1। अब हमने यहां से भी देखा ये कितना बना रहा है, तो ये एंगल मान लीजिए θ2 है। बस हो गया काम हमारा। अब क्या करेंगे, हमने पहले वेक्टर ए को, तो पहले सबसे पहले हमने डॉट 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 लाइन खींच ली इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल खींचनी पड़ेगी आपको। और बेटे जितना एंगल इसका था ना, हमने यहाँ पर स्केल के बाद 3 ले लिया, इसको 1 2 और थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ये 3 इंच ले लिया। स्केल चूज कर लिया ना हमने, स्केल में क्या ले लिया, लेट 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, थोड़ा रफ सा आइडिया है। अब देखिए क्या करना है, फिर आपने बेटे यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, क्योंकि एंगल तो हॉरिजॉन्टल पे ही है। और अब आपने वेक्टर बी के बारे में, तो ये देखिए, ये वेक्टर बी की पोजीशन बन जाएगी, बन गया ना, ये 2 यूनिट बन गई आपकी, ये वेक्टर बी बन गया। चाहो तो थोड़ा और ऊपर ले जाओ, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आपकी समझ में आएगा ना तो। अब देखो बेटा क्या करते हैं, ए और बी बन गया,
तो आप चाहो तो यहाँ पर एंगल मार्क कर दो, ये θ1 एंगल था और ये θ2। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए करते हैं ए और बी को ज्वाइन कराना होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ θ1। अब हम वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी को ज्वाइन करा देते हैं और ये ज्वाइन करा दिया, ये हेड से हेड बन गया, ये हेड आ गया, ये इसका हेड था, ये दोनों के मिल गए हेड, टेल से टेल मिल गई। अब तो ये जो वेक्टर होगा, यहां से इसका ऐसे मार्क कर दीजिए, इसको ओ लिख देते हैं, इसको ए मार्क कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जो। अब ओ बी को मेजर कर लेंगे और ये वाला एंगल आपका अल्फा हो गया। ओ बी को मेजर कर लेंगे और ओ बी मान लीजिए क्या आएगा आपका, ओ बी आ गया x इंच। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 5x, इतने यूनिट्स। और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, और यह पूरा एंगल ये मेजर कर लीजिए। अगर हॉरिजेंटल से बनानी है तो आपके पास चॉइस है, एट एन एंगल अल्फा विद ए। तो जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया आपका, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5x, और कितने एंगल पर, ए से अल्फा एंगल पर, या हॉरिजेंटल से अल्फा प्लस थीटा एंगल पर, हॉरिजेंटल से अल्फा प्लस थीटा एंगल पर आप लिख सकते हो। और एट एन एंगल अल्फा प्लस थीटा, वहां पर तो आप मेजर करोगे ना, वो ये नहीं आएगा, विद हॉरिजेंटल। ये देखो सिंपल हो गया। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं बेटा, कि मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, एग्जांपल 3 में देखते हैं कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और वो इस तरीके से हैं वेक्टर्स कि जब उनको ज्वाइन करते हैं तो उनकी क्लोज फिगर बन जाती है। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपका ये है। अब ये इनकी क्लोज फिगर बन गई साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी और सी, तीनों वेक्टर्स ऐसे थे कि ऐड कर दिया हमने तो ये बन गया। अब देखिए, जब हमने यहां पर a प्लस बी प्लस सी ये फाइंड आउट करना था आपको, देखिए बेटा वेक्टर ए ये था, बी ये था, सी ये आ गया। अब सी और ए के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है। जब गैप ही नहीं है और रिजल्टेंट यही बताता है हमारा लास्ट और पहले वेक्टर के बीच का जो भी गैप होता है, अब नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया आपका, इसका सम 0 वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आप स्केलर नहीं लिख सकते। तो a प्लस बी प्लस सी इज ए 0 वेक्टर। इससे पता लगता है कि आपकी कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी क्लोज फिगर है, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में है तो उन सब वेक्टर्स का सम जो है ना क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। एक क्लोज फिगर है जो कि बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दी। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा, इस तरीके से देखो, और ये फिर ये सब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये और तो अब इनको वेक्टर मान लीजिए, आपने यहां पर लिख दिया ए, ये बी, फिर आपका ये सी, ये डी, ये वेक्टर ई और ये वेक्टर एफ।
अब आपको पूछा जाए कि भाई ये एग्जाम्पल आपका 4 है, तो आपको पता लग रहा होगा कि कोई गैप नहीं है, तो इस फिगर में क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर। क्लियर है? अब थोड़ा सा इससे हम अलग देखते हैं कि कैसे दें। मान लीजिए एक फिगर है हमारे पास, ये है, ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये, उसके बाद ये वेक्टर, ये वेक्टर, उसके बाद ये वेक्टर ऐसे आ, फिर ये ऐसे वेक्टर आ गया और ये ऐसे आ गया। मान लीजिए ये कोई फिगर मैंने बना दी। अब जैसे यहां पर ये वेक्टर ए था, बी था, सी था, डी, ई और एफ। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करवाया जाए, क्या रिजल्टेंट आएगा। तो देखिए, अब ये क्लोज फिगर तो है, लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। डी वेक्टर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर। तो जब इस तरीके का हो तो आप क्या करेंगे कि अब ये डी वेक्टर की साइड इधर करने के लिए कितना हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये? तो बन जाएगी क्लोज फिगर साइक्लिक ऑर्डर। तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपको बिना दिमाग लगाए चलना है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसके आंसर में क्या लिखेंगे, ये एग्जांपल। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना था, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये हमारा प्रश्न था। यहां पे लिख देता हूं फाइंड a प्लस बी प्लस ई प्लस डी। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे लिख दिया, जीरो ने। अब देखिए इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, इस डी को बस अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल। यहां से बताते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इस डी की जगह पर इसको माइनस डी लिख दिया, बस खत्म। फिर ये ई और ये एफ, ये वेक्टर ए बी सी, ये तो सब थे ही, बस डी की जगह पे इतना आ गया, ई और एफ। हो गया आपका, सब साइक्लिक ऑर्डर में हो गए। कितना सिंपल हो गया। देखिए अब जब ये साइक्लिक ऑर्डर में हो गए तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक ऑर्डर हो गए तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू डी वेक्टर आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब है, और वैसे भी अगर आप देखो पीछे जाकर के देखते हैं, हम चेक करते हैं तो आपको पता लगता है ना क्या है, कि अगर हमने ई से स्टार्ट किया होता तो ये ई से यहां तक ये सब साइक्लिक ऑर्डर में, सिर्फ यही अपोजिट है। तो ई से और मतलब सी के बीच में यही वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बाकी का। देखिए आप, ई से साइक्लिक ऑर्डर में ई एफ ए बी सी इज इक्वल टू डी। आप ऐसे कर लीजिए।
लेकिन अगर आपको दिमाग ही नहीं लगाना, कहीं से भी स्टार्ट करना है, तो देख लीजिए जो भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है माइनस उसका नेगेटिव वेक्टर ले लीजिए, माइनस साइन लगाइए और प्लस में ऐड कर दीजिए, तो ये आपको सिंपल हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब देखिए हम वेक्टर एडिशन के साथ इससे आगे का अभी हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आगे का जो है ना वेक्टर का जो अगली क्लास में आपको मिलेगा उसको फिर हम कंटिन्यू करें।